हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जन्म पूर्व विकास और उससे संबंधित देखभाल जो हमारा इकाई 6 है टॉपिक है उस पर डिस्कस करूँगी, उसको मैं डिस्कस करूँगी। यानी कि प्रीनेटल केयर, प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड उससे संबंधित देखभाल केयर। ओके, यानी कि प्रसव पूर्व, बच्चा होने से पूर्व उसके विकास की और उससे संबंधित जो भी देखभाल करनी हमें ज़रूरी होती है, उन सारी चीज़ों का मैं आज डिस्कशन टॉपिक है जो वो डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को पसंद करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियो अपलोड कर सकूँ। ओके, सो हमारा क्या है, ठीक है, गर्भाशय में शिशु के विकास की प्रक्रिया अत्यंत ही आश्चर्यजनक होती है। वो में जब शिशु होता है, बच्चा होता है, तो जो उसके विकास की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। इसलिए आवश्यक है कि जो बच्चा गर्भस्थ में है, गर्भाशय में है, उसके विकास को समझा जाए और गर्भावस्था के दौरान उसकी सही प्रकार से देखभाल की जाए। ऐसा करके क्या होगा, शिशु के विकास के लिए हम अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकेंगे। माँ का स्वास्थ्य, उसके द्वारा खाए जाने वाले आहार की मात्रा व गुणवत्ता और माँ की भावनात्मक स्थितियाँ, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। गर्भ में बच्चा जब विकसित होता है तो माँ के द्वारा खाए गए आहार, उसके स्वास्थ्य और उसका जो क्या होता है, भावनात्मक स्थितियाँ, क्रोध, दुख, खुशी, हर्ष, ये सारी चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं। और जो गर्भाशय का वातावरण होता है केवल जन्म पूर्व विकास के लिए नहीं होता है, बल्कि जन्म पूर्व विकास को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु जन्म के बाद बच्चे को वातावरण, उसके वातावरण को के साथ समायोजन करने भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब क्या है कि मतलब कि अनुसंधान से क्या पता लग गया है कि और जो भी आधुनिक प्रणाली जन्म पूर्व विकास की प्रक्रिया अतः अब रहस्यमय नहीं रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको जन्म के पूर्व ही उनके जो श्रवण तंत्र होते हैं, इंद्रियां होती हैं, वो विकसित हो जाती हैं, तो वो बाहर की आवाज़ों को भी सुन सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, गर्भधारण कैसे होता है, एक गर्भ का धारण। ठीक है, गर्भधारण स्त्रियों के मासिक चक्र के लगभग बीच में होता है। ओके, जो उनका पीरियड होता है, उनके जो बीच का होता है समय, उसमें होता है गर्भधारण। ठीक है, जब नर पिता का एक शुक्राणु यानी नारी माता के अंडाणु से निषेचित होता है, मिलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इससे एक सेल बनता है। ओके, कोषाणु बनता है, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। ओके, यह एक नए व्यक्ति का पहला सेल होता है, कोषाणु होता है। और ठीक है, एक मानव जीवन गर्भधारण से आरंभ होता है और गर्भधारण से जन्म के समय तक में विकास, यानी जन्म पूर्व विकास में लगभग 266 दिन, यानी कि बच्चे का प्रेगनेंसी लेके, गर्भधारण से लेके जन्म तक में कितने दिन लगते हैं, हमारे 266 डेज लगते हैं। 266 दिन में एक बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, अर्थात 9 महीने। मंथ लें तो 9 मंथ और डेज लें तो 266 यानी 266 दिन। ठीक है, अब क्या है, आनुवंशिक, माता पिता से बच्चों के लक्षणों में संरचना के लिए जीन उत्तरदायी हैं। जो भी माता पिता हैं, उनके बच्चों में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, उनको क्या होता है, जीन उसके लिए उत्तरदायी हैं। आनुवंशिक सामग्री की संचरण गर्भाधारण के दौरान ही हो जाता है। गर्भधारण के पश्चात यानी प्रथम युग्मनज यानी जाइगोट, कोषाणु व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य सभी सूचना देते हैं। ठीक है, अब अंतःगर्भाशय विकास, जन्म पूर्व विकास को प्रायः 3 अवस्थाओं में विकसित किया गया है। जो जन्म से पहले जो भी विकास होता है, उसको 3 स्टेजेस में डिफाइन किया गया है। पहली क्या है, अंडाणु की अवधि, ओके, एग की। उसके बाद से क्या है, भ्रूण की अवधि, बच्चा जब भ्रूण बनता है, और गर्भ की अवधि। ठीक है, अब हम ओव्यूम यानी कि अंडाणु की जो अवधि होती है, कितने दिन में जो अंडाणु ओव्यूम है वो भ्रूण बनता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
ओके। यह अवधि गर्भधारण से शुरू होकर 2 सप्ताह तक होती है। ये जो अंडाणु यानी ओव्यूम की अवधि होती है वो गर्भधारण जब से होता है उसके बाद के जो 2 सप्ताह 2 वीक्स होते हैं उस तक रहती है। इस दौरान एकमात्र कोषाणु वाला युग्मनज तीव्र गति से विभाजित होता है। ठीक है, इसके दौरान क्या होता है, एक कोषाणु वाला जो युग्मनज होता है वो तीव्र गति से अलग अलग चीज़ों में विभाजित होता है और इसके कई दर्जन कोषाणु बन जाते हैं। जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, वो सिंगल सेल का होता है लेकिन वो तेज़ी से बढ़ने लगता है और उसके दर्जन यानी कि 12 करके कई दर्जन कोषाणु सेल में विभाजित हो जाता है और इन कोषाणुओं के समूह को 2 अलग समूह में विभाजित हो जाते हैं। अब जितने भी जो जाइगोट होता है विभाजित होकर जितने भी सेल्स बनते हैं कई दर्जन, वो 2 पार्ट्स में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, यह 2 समूह एक भीतरी और एक बाहरी परत में परिवर्तित हो जाता है और 2 समूह में जो विभाजित हो जाते हैं सेल्स वो एक बाहरी हो जाता है और एक भीतरी हो जाता है। इन दोनों परतों के बीच एक खोखली कठोर होलो कैविटी बन जाती है। ठीक है, अब जो 2 परत है ये विभाजित हुआ तो एक बाहरी बन जाएगा और एक भीतरी, और उनके बीच में एक बन जाएगा हेलो खोखली कटोरी जिसमें हमारा जो बच्चा होगा वो रहेगा। ठीक है, अलग अलग परटून यानी प्लेसेंटा और जो भीतरी कोषाणु का समूह गर्भ यानी बच्चा बनता है। अब जो अंदर रहता है, एक बाहर का होता है एक अंदर का, जो अंदर का जो कोषाणु रहता है सेल रहता है वो बच्चा बनता है और बाहरी परत का डिफाइंड हो जाता है ना 2 परतों में, और जो बाहरी परत होती है उसमें परटून यानी प्लेसेंटा और नाभिनाल, अम्बिलिकल कोड और गर्भ थैली, एनियोटिक सेक और अन्य ढांचों का रूप लेते हैं। ठीक है, विकास क्या होता है, विशिष्टीकरण। ओके, स्पेसिफिक तो एक विशिष्टीकरण और एकीकरण से आगे बढ़ता है। जो भी डेवलपमेंट होता है वो विशिष्टीकरण और एकीकरण से की प्रक्रिया से आगे बढ़ता रहता है। विभेदीकरण शब्द से तात्पर्य विशिष्टीकरण, ये जो हमारा हमने एकीकरण और विभेदीकरण, ठीक है, का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का जो हमने विकास का डेवलपमेंट का पढ़ा था वो विशिष्टीकरण यानी कि विभेदीकरण ही होता है। ठीक है, विभेदीकरण शब्द से ही तात्पर्य विशिष्टीकरण का है। ठीक है, युग्मनज के कोषाणु का बाहरी और भीतरी परत में विशिष्टीकरण होना और कोषाणुओं का बाद में एकत्रित होना, विभिन्न ढांचों का रूप लेना विशिष्टीकरण है। अब जब क्या होता है, युग्मनज जो होता है वो कोषाणुओं का बाहरी और भीतरी परत में विशिष्टीकरण हो जाता है और जो इन कोषाणुओं का बाद में जो एकत्रीकृत होकर विभिन्न ढांचे तैयार हो जाते हैं वो विशिष्टीकरण होता है और एकीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। विभिन्न ढांचे मिलकर क्या बन जाते हैं, एक युग्मनज बन जाता है। विभिन्न ढांचे मिलते हैं तो उसको हम विशिष्टीकरण यानी कि विभेदीकरण, और जब वो सारे मिलके एक बन जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम एकीकरण कहते हैं। अब जब युग्मनज की बाहरी परत से छोटे छोटे तंतु निकलते हैं और गर्भाशय की दीवार से लग जाते हैं और इस प्रकार युग्मनज को स्वयं को गर्भाशय की दीवार से जोड़ लेता है और माँ के रक्त से उसको पोषण भी मिलता है। जो बच्चा होता है युग्मनज होता है जाइगोट, उसको माँ के रक्त से पोषण न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। गर्भ की दीवार से जुड़ने की यह प्रक्रिया गर्भरोपण इम्प्लांटेशन कहलाती है। और जब गर्भ की दीवार से जो जाइगोट है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम गर्भरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं। और बाद में यह तंतु पुट्सन तथा नाभिनाल का रूप ले लेते हैं। युग्मनज का रोपण दूसरे सप्ताह के अंत तक हो जाता है और अंडाणु की ये अवधि, ओव्यूम की जो अवधि है ये यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, भ्रूण की अवधि। ठीक है, भ्रूण शब्द का प्रयोग गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे के रोपण से लेकर अस्थि निर्माण की शुरुआत तक की अवधि होती है। ये जो भ्रूण है, भ्रूण यानी कि छोटा सा जो बच्चा होता है, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है कि बच्चे के गर्भाशय में विकसित हो रहे बच्चे के रोपण से लेकर उसके अस्थि यानी बोन निर्माण की
अवधि तक को माना जाता है। यह अवधि गर्भधारण के तीसरे सप्ताह, दूसरे सप्ताह तक तो हमारा ओव्यूम अंडाणु की अवधि रहता है, और जो ये तीसरा सप्ताह शुरू होता है वहाँ से लेके 8वें सप्ताह में जो ये भ्रूण की अवधि होती है, भ्रूण यानी कि जो हमारा ब्लड का बॉल होता है, बच्चा होता है जिसमें बोन्स वगैरह और ऑर्गन्स वगैरह नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो क्या बोल रहा है कि वो अवधि निर्माण होने की जो अवधि होती है वो तीसरे सप्ताह से प्रारंभ होती है और 8वें सप्ताह में समाप्त हो जाती है। और इस दौरान जो कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया है वो जारी रहती है और विभिन्न प्रकार के कोषाणुओं में विशिष्टीकरण होता है। 5 सप्ताह की इस अल्प अवधि में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ये जो 5 वीक का जो अल्प अवधि टाइम पीरियड कम होता है उसमें जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। जन्म पूर्व विकास में यह अवधि निर्णायक होती है और जन्म के पहले जो भी बच्चे का विकास होता है तीव्र गति से, ये जो 5 सप्ताह की अवधि होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी अवधि में सभी प्रमुख अंगों, ऊतकों और शारीरिक तंत्रों की रचना होती है। भ्रूण की अवधि और गर्भ की अवधि के शुरू के 4 सप्ताह तक अर्थात गर्भरोपण से लेकर 12 सप्ताह की अवधि में अधिकांश अंगों और तंत्रों का विकास अत्यंत तीव्र गति से हो जाता है। ठीक है, गर्भ की अवधि के शुरू से 4 सप्ताह तक, ठीक है, स्टार्टिंग का पीरियड होता है 4 वीक्स होते हैं, यानी कि गर्भरोपण से 12 सप्ताह की अवधि तक अधिकांश जो अंग होते हैं बच्चे के और तंत्र होते हैं वो अत्यंत तीव्र गति से विकसित होते हैं। ठीक है, अब इस अवधि में क्योंकि विकास तीव्र गति से होता है तो हानिकारक प्रभाव भी जल्दी ही पड़ जाता है माँ बच्चे पे। तो अतः भ्रूण और गर्भ के जीवन काल की प्रारंभिक अवधि का समय विकास के लिए निर्णायक होता है। इस दौरान माता बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयाँ लेती हैं या विकिरण से प्रभावित होती हैं, यानी कि एक्सरे वगैरह से, या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, या रूबेला या जर्मन खसरा जैसा छूत वाली बीमारी उनको हो जाती है तो गर्भ को हानि पहुंचने की अधिकतम संभावना रहती है। ठीक है, ठीक है, तो आपने पहले पढ़ का है कि जो विकास होता है वो 2 दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर यानी कि सिफेलोकोडल, एक प्रोक्सिमोडिस्टल होता है और एक सिफेलोकोडल होता है केंद्र से बाहर की ओर। जन्म पूर्व विकास में भी विकास का यही सिद्धांत, जन्म के बाद भी विकास का यही सिद्धांत रहता है और जन्म से पहले भी विकास का यही 2 सिद्धांत होता है। विकास के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गर्भस्थ शिशु में कौन से अंग पहले विकसित होंगे और कौन सा, इसका हम यहाँ पे बताएंगे। तीसरे सप्ताह तक जो होता है हमारा भ्रूण के सिर और पिछले हिस्से, 3rd वीक तक जो भ्रूण होता है उसका सिर, ओके, विकास सिर से पैर तक चलता है और सेंटर से मध्य से बाहर की ओर चलता है, तो तीसरे सप्ताह तक सिर और पिछले हिस्से और भ्रूण के अगले हिस्से, ठीक है, आगे का जो पीठ और पेट का होता है, पीठ के बीच सरलता से अंतर किया जा सकता है। इस अवधि में मस्तिष्क और सुषुम्ना का विकास भी आरंभ हो जाता है और यह अवधि अन्य अंगों की तुलना में भी तेजी से विकसित होती है। इस अवधि तक एक प्रारंभिक अल्प विकसित हृदय भी बन जाता है और इस अवधि तक अल्प विकसित यानी कि पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हृदय भी बन जाता है और कुछ दिनों बाद धड़कने भी लगता है। हृदय का धड़कन भ्रूण के जीवन का संकेत है और इस बात को दर्शाता है कि अब मूल क्रियाएं जो बच्चे की हैं वो आरंभ हो जाएंगे। और 4थे सप्ताह तक अन्य इंद्रियां, आँख, नाक, कान, गुर्दे, यकृत, जिगर और पोषण नाल विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर टांगे और बाहें होती हैं वो स्थान थोड़ा आगे की ओर उभरा हुआ भी दिखाई दे देता है। और 5 से 8 सप्ताह के बीच आँख, नाक, कान अधिक विकसित हो जाते हैं और बच्चे का चेहरा मानवीय चेहरे से भी मिलने लगता है। जो 5 से 8 सप्ताह का बीच होता है उसके बीच बच्चे का जो आँख, नाक, कान और अधिक विकसित हो जाते हैं और उसका चेहरा इंसानों के चेहरे जैसा मिल जाता है। 5वें सप्ताह के दौरान जनन तंत्र का भी विकास आरंभ हो जाता है। बच्चे के जो जनन तंत्र होते हैं, ठीक है, वो भी विकसित हो जाता है। और 7वें सप्ताह तक बाहें और टांगे और हाथ, पाँव, पंजे, उंगलियां सब बाहर निकलने लगती हैं। ठीक है, और इनका पूर्ण विकास नहीं होता है और मतलब कि पूरी तरह से नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है। आंत, जिगर और
अग्नाशय, फेफड़े, गुर्दे जैसे आंतरिक अंग एक निश्चित आकार ले लेते हैं और कुछ अंग अपना कार्य भी आरंभ कर देते हैं। यकृत यानी जिगर का लाल रक्ताणु बनना भी आरंभ हो जाता है और गुर्दे मूत्र उत्सर्जन का भी कार्य प्रारंभ कर देते हैं और परिसंचरण तंत्र अपना कार्य भी आरंभ कर देती है। श्वसन और पाचन तंत्र तब तक विकसित हो जाते हैं, परंतु अभी इनका कोई कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस अवधि भ्रूण का एक संपूर्ण अस्थि पंजर होता है जो मुलायम अस्थि तंतुओं से बना होता है और उपस्थित कार्टिलेज कहलाता है। इस अवधि के अंत तक शरीर के मुख्य अंग अपने मूल रूप में विकसित हो जाते हैं और भ्रूण इस समय तक 1.5 इंच का लंबा हो जाता है, उसकी लंबाई। ठीक है, इस समय के दौरान जो भ्रूण के चारों ओर एक थैलीनुमा संरचना बनती है उसे चारों ओर से घेर लेती है और इस थैली को हम गर्भथैली कहते हैं और इसमें तरल पदार्थ होता है और जिसमें बच्चा क्या होता है, विकसित होता है। यदि माँ को चोट भी लग जाती है तो जो अंदर तरल पदार्थ होता है थैली के अंदर, वो जो भ्रूण होता है हमारा बच्चा, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, लिक्विड जो होता है और तापमान भी स्थिर बनाने में मदद करता है। और जो पुर्सुन होता है और नाभिनाल होता है वो भी भ्रूण की अवधि में विकसित हो जाता है। पुर्सुन एक चक्रनुमा अंग होता है। जो पुर्सुन होता है पुरटुन क्या होता है, एक चक्रनुमा, चक्र के आकार का अंग होता है जो माँ और भ्रूण के उत्तकों से बनता है और यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। पुरटुन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के द्वारा माँ के रक्त से भ्रूण के रक्त में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार मिलता है। जो पुरटुन होता है वो उसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के द्वारा जो बच्चा है माँ के रक्त से उसे ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्व पहुँचते हैं और व्यर्थ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड माँ के रक्त से चले भी जाते हैं। पुरटुन भ्रूण से नाभिनाल द्वारा जुड़ी होती है। यह नाभिनाल माँ के रक्त से खाद्य पदार्थ भ्रूण के रक्त में ले जाते हैं और भ्रूण रक्त से व्यर्थ पदार्थ माँ के रक्त में लाते हैं। गर्भ का जीवन पुरटुन और नाभिनाल से ही संभव है। थैंक यू।